सबसे पहले तो इस एनालिसिस की शुरुआत जो है वो हम करना चाहेंगे असद वाला के एप्रिसिएशन से लेकर। जी हाँ, और आज के परफॉर्मेंस के बेसिस पर तो नहीं, उसके बारे में बात जरूर आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा अचीवमेंट उन्होंने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया है, और वो है कि वो दुनिया के सिर्फ चौथे एशियाई प्लेयर बने हैं जिनके ओडीआई में 1500 यानी 1500 करीब रन भी हैं और साथ साथ में 50 विकेट्स भी है। ये इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान होता तो सिर्फ 4 प्लेयर तो यहाँ पर नहीं होते, और एक्टिव प्लेयर्स में जो इस वक्त खेल रहे हैं उसमें वो इकलौते प्लेयर हैं, तो अपने आप में बहुत जबरदस्त अचीवमेंट ये हो जाती है। अगर हम बात करें असद वाला के लिए कि जिन्होंने सबसे पहले तो एक अपनी टीम को इतना राइज पर लेके आए, अकेले परफॉर्म टीम प्ले करते हैं, और साथ साथ में ये एक अचीवमेंट उनके नाम हो गया है, तो कांग्रेचुलेशन असद वाला डेल ग्रेट की तरफ से भी। खैर, अब यहाँ पर चलते हैं एनालिसिस की तरफ। इस मैच की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको इक्वेशन बता, जैसे कि हम हर वीडियो के पहले आपको इक्वेशन बता देते हैं। इक्वेशन अब नेपाल के लिए ये है कि अब उनको अगले 5 में से 3 मैच जीतने हैं अपना ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए, और टॉप 3 के लिए 5 के 5 मैचेस उन्हें अभी जीतने होंगे। खैर, ये बात हो गई रिकॉर्ड्स वगैरह की कि क्या कुछ अभी करना है। अब यहाँ एनालिसिस की तरफ चलते हैं। टॉस यहाँ पर जीता, अगर मैं बात करूं आज पीएनजी ने, जी हाँ, फाइनली अब रोहित पड़ल ने आज वो टॉस हारे, पीएनजी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, जो कि कहीं ना कहीं जो रिसेंट हालात देखे उन्होंने पिचेस पे, उसको देखकर बहुत अच्छा फैसला कहना होगा यान कि पीएनजी ने लिया। और पहली बैटिंग जब वो करने आई तो उनका फेस बाय फेस यान हाल क्या था जरूर। और ये शुरुआत की बात करें, अगर 1 से 10 ओवर की पावर प्ले 1 की, तो 41 पे कोई विकेट नहीं गिरा था पीएनजी का। जबरदस्त यहाँ पर शुरुआत हुई, बहुत एक्सीलेंट यहाँ पर स्टार्टिंग मिली। उसके बाद मिड फेज की बात करें, 97 पे 5, 11 से 40 ओवर पावर प्ले 2 में कहानी बिल्कुल ही बदल गई। 97 रन 5 विकेट यहाँ पर टीम ने गंवाए। वहीं पर पावर प्ले 3, जी हाँ, पूरे ओवर फिर से पीएनजी खेल नहीं पाए। 49.2 ओवर पीएनजी सिर्फ खेल पाई पावर प्ले 3 में, 41 से 50, और स्कोर उन्होंने किए 41 रन और 5 विकेट वहां पर गंवाए। और 188 डॉट बॉल्स पीएनजी ने खेली है, तकरीबन 31.2 ओवर यहाँ अगर आप कहेंगे डॉट बॉल्स खेली है, और 179 रन सिर्फ और सिर्फ टाइम। बिल्कुल। तो अगर आप देखें तो पीएनजी का, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो शुरू का जो फेस रहा 10-15 ओवर, वहां के अलावा वापस से जो है पीएनजी का जो परफॉर्मेंस है वो वही स्लो मोशन में चलता चला गया। तो 188 डॉट बॉल्स, अमूमन हम देखते हैं कि पीएनजी इसी तरीके की इनिंग्स खेलते हैं, और आज फिर अभी वो देख, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। हम आपको बता दें कि जो पावर प्ले इस वर्ल्ड कप लीग 2 का जो राउंड 20 इस वक्त चल रहा है, इसमें अब तक ये चौथा मैच था, 4 मैचेस हो चुके हैं। सबसे कम विकेट अगर पावर प्ले के अंदर किसी टीम ने खोए हैं तो पीएनजी बैटिंग करते हुए पावर प्ले में 110 ओवर के बीच में तीनों ही मैचेस में मिलाकर सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि पीएनजी का कोई विकेट गिरा है। और बाकी अगर बात करें, नेपाल के 6 विकेट गिर चुके हैं अब तक पावर प्ले में तीनों मैचेस मिलाकर, और यूएई के 5 विकेट गिर चुके हैं अब तक तीनों मैच, 2 मैचेस उनके मिलाकर। तो आप देखिए कि शुरुआत जो है वो जबरदस्त रही है पीएनजी की, इस यानी पावर प्ले का अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो पीएनजी से बेहतरीन पावर प्ले बैटिंग करते हुए अभी तक किसी भी टीम का नहीं गया है, ना वो नेपाल का, ना वो यूएई का, सिर्फ पीएनजी का। एंड शुरुआत की अगर हम बात करें, टॉनी मुरा, किपलिंग दोरिगा यहाँ पर आए और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर जरूर दिलाई। उसके बाद जैसे यहाँ से एक और विकेट गिरा, उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन का सिलसिला रहा, जो आपने कहा था कि ओपनिंग से कम एक प्लेयर, और मेरे ख्याल से 1 डाउन और 3rd डाउन, क्या वो एक्सपेक्टेशन में खड़े उतर पाए, और अगर नहीं तो क्या वजह रही? नहीं, जरूर देखिए, अगर आप देखेंगे प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट थे, चले स्टार्टिंग मिली लेकिन खड़े नहीं उतर पाए, और टीम का स्कोर क्या हुआ ये हमारे सामने है। आप ओपनिंग से देखिए, आप दोनों को अच्छा स्टार्ट मिला, कोई स्कोर खड़ा नहीं कर पाए। 1 डाउन के बैट्समैन ने अच्छी बॉल्स खेली, वहां पर जमे रहे, कोशिश की टिकने की, खत्म, वो भी आउट हो गए। उसके बाद 3rd डाउन देखिए, किस डाउन के बैट्समैन ने आके स्कोर किया, 31 हिरी ने आके स्कोर किया, एग्जैक्टली 3rd डाउन के प्लेयर है, लेकिन वो भी उसको बड़ा नहीं कर सके। बड़े स्कोर के लिए अगर आप चाहते तो यहाँ इन तीनों में से कोई अगर क्लिक करता आज तो जरूर पीएनजी के लिए बहुत बेहतर स्कोर मिलता, लेकिन तीनों को स्टार्ट मिला, और 3 में से 2 को तो स्कोर बाई स्कोर से भी स्टार्ट मिला, खाली बॉल से नहीं, बाई रन से भी स्टार्ट मिला उन्हें। लेकिन एक को शेषबाबू को पिच पे उन्होंने वक्त बिताया, लेकिन रन से उन्होंने इतने नहीं किए जितने उन्हें करने चाहिए थे। लंबा जाना चाहिए था इन तीनों में से किसी भी एक प्लेयर को, पर कोई गया ही। बिल्कुल, आपने सही कहा है, क्योंकि 1 डाउन और 3rd डाउन की आपने बात की थी, इंक्लूडेड ओपनर की। चलिए एक टाइम को अगर आप मान भी लें, क्योंकि फिर भी इनिंग बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आप मान भी लें कि ओपनर्स में एक प्लेयर ने 39 26 मारे, लेकिन उसके बाद 1 डाउन जो है वो 11
रन ही मार पाए। इस कंट्रीब्यूशन को और वन डाउन की अहमियत क्या है वो अभी चलेंगे एनालिसिस में आपके नेपाल की तरफ, तो वहां पर जरूर बात करेंगे इस चीज की, समझाएंगे अच्छे से कि वन डाउन का जो अहमियत है वो क्या चीज होती है। लेकिन यहाँ पर भी वन डाउन की अगर हम बात करें तो 11 रन वन डाउन के प्लेयर ने मारे, और ये डाउन कितना इंपॉर्टेंट होता है इससे पता चलता है कि अगर यहाँ पर शेष बाव 20-25 रन और ऐड कर पाते, वो रन आउट नहीं होते तो डेफिनेटली, और थर्ड डाउन से थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन यहाँ मिलता 40-45 तक का, तो मामला और हो सकता था। और असद वाला भी आज कुछ खास बैट से वो कर नहीं पाए, उसके बाद सब बहुत ही आसानी से आउट होते हुए चले गए, ज्यादा कुछ स्कोर क्या रहे। लेकिन मैं एक चीज जरूर आपको पूछना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मन बनुआ को पीएनजी जो है वो थोड़ा ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करता है इस मामले में। ऐसा नहीं कि हर मैच खेलते हैं, काफी ऐसे बड़े प्लेयर हुए पीएनजी के, लेकिन इस मामले में मुझे लगता है बहुत ज्यादा ही नीचे उनका बैटिंग ऑर्डर है। आपको नहीं लगता? नहीं जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ा सा ऊपर आने की जरूरत है और कंट्रीब्यूशन मिल सकता है उनसे। जरूर जरूर, अब क्यों नहीं मिल सकता, अगर थोड़ा सा ऊपर उनको भेजा जाए तो बेहतर होगा। एक आध डाउन अगर ऊपर किया जाए उनका तो कम से कम 5th डाउन जरूर तो बेहतर होगा। और देखना चाहिए, ये कप्तान को, कोच को सोचना चाहिए इस बारे में, तो बेहतर है। आपको कुछ स्कोर उनकी तरफ से मिल सकते हैं, बैटिंग उन्हें आती है तो उनका फायदा उठाने की जरूरत है। चलिए आपको बल्लेबाजी आती है, आप थोड़ा ऊपर आइए, ऊपर से कंट्रीब्यूशन करिए तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, अमूमन लास्ट में रहते हैं तो या तो खुद आउट हो जाते हैं तेज खेलने के चक्कर में, क्योंकि बॉलें कम होती है, या फिर सामने से जो प्लेयर्स होते हैं वही एक के बाद एक आउट होते चले जाते हैं क्योंकि वो टेलेंटर्स होते हैं। अब यहाँ पर 73 रन पर एक विकेट था। बात करते हैं बॉलिंग की, 73 रन पे एक विकेट था एक वक्त पीएनजी। पहला तो अगर ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा था, अगर हम बात करें शुरू के फेस में, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि नई बॉल से अब करण केसी और सोमपाल कामी हार्डली विकेट्स निकाल पाते हैं। कभी विकेट भी निकलते, कभी निकलता भी तो एक निकलता है, उसके बाद फिर एकदम से शांति जैसा माहौल हो जाता है, पूरा खामोश माहौल हो जाता है, वो विकेट्स निकल नहीं रहे हैं। वो क्लियरली गिलक्रिस्ट इस बात को पॉइंट आउट करता रहा है, आगे भी करता रहेगा कि नई बॉल से अभी करण सोमपाल से विकेट्स निकल नहीं रहे हैं जिस पैमाने में निकलने चाहिए कम से कम इन दो एक्सपीरियंस बॉलर्स की तरफ से। उसके बाद 73 पे भी पीएनजी एक विकेट था, संदीप ने आकर वहां पर पहला विकेट गिराया, ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ी जैसे कि हर बार वही करते हैं आकर। उसके बाद 73 पर भी एक विकेट था, संदीप इकोनॉमिकल जा रहे थे, वहां पे एक रन आउट किया, मेरे ख्याल से आसिफ शेख ने वो रन आउट किया था, वो रन आउट हुआ और उसके बाद पूरी की पूरी टीम जो है वो बिगड़ती हुई चली गई। इस फेस में बॉलिंग कैसी रही आप जरूर बताएं, क्योंकि 73 रन तक भी बॉलिंग जो है बहुत ज्यादा एवरेज और मीडियोकर नजर आ रही थी। तो पीएनजी की गलतियां ज्यादा हुई है या फिर लायनल ने भी बेहतर डाली है, कुशल, दीपेंद्र और बाकी बॉलर्स ने? जरूर इंक्लूडेड संदीप। बिल्कुल बिल्कुल, आज देखिए आप विकेट से भी पता लगा पाएंगे कि दीपेंद्र ने आज विकेटें निकाली जो आप पॉइंट आउट कर रहे थे कल के मैच में यूएई के खिलाफ। बिल्कुल सही कहा आपने, और 2 विकेटें उन्होंने निकाली, तो देखिए उसका असर देखने को मिला है यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको 10 ओवर दिए जा रहे हैं तो आप विकेट निकाल के दें। ये वनडे क्रिकेट है, ये T20 क्रिकेट नहीं है जहां पर आपने इकोनॉमिकल रह गए तो आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया, घंटा भी कुछ नहीं किया आपने, 10 ओवर कराया, बड़ा कुछ नहीं। यहाँ 10 ओवर का गेम है, यहाँ पर 10 ओवर में आखिरी के 2 ओवर में ही मार खा के जा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसका एक एग्जांपल मैं याद कराना चाहूंगा, मेरे ख्याल से सेकंड ओडीआई में अयान खान को बैटल सीरीज जो हुई थी नेपाल वर्सेस यूएई, वहां वो जबरदस्त इकोनॉमिकल गए थे, लेकिन शायद उन्हें विकेट नहीं मिला था, जितना मुझे याद है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और वो मैच यूएई जो है हार गया था। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये चीजें जरूर सोचने की जरूरत है कि अगर आप मिड फेस में अगर आपको 10 ओवर मिल रहे हैं किसी बॉलर को, तो कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि यार हम वो कोई बात नहीं, अब सारा बटन उस पर डालोगे क्या, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई होती है, बार बहुत ज़्यादा हाई होता है। आईसीसी, आप तो वैसे ही इंटरनेशनल खेल रहे हैं और उस पर से भी आप आईसीसी का इवेंट खेल रहे हैं, उस पर फिर ओडीआई शेड्यूल्स बचाने का प्रेशर। तो यहाँ ये सब नहीं चलता कि क्या यार एक बंदे पे सारा प्रेशर डाल रहे हो, क्या एक ही को लेके बैठे रहते हो। बिल्कुल बैठे रहेंगे, काम ही है, करना पड़ेगा ही। आप खेल रहे हो तो करना पड़ेगा, वरना बेंच पे जाके बैठ जाओ तो आपसे कोई सवाल पूछेगा भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। अगर आप मिड फेस में आए हैं, विकेट लीजिए, काम करिए जो काम है। कप्तान आपका आप पे भरोसा दिखा रहा है, 10 ओवर करके कुशल मल्ला को भी 10 ओवर दिए हैं आज, तो उन्होंने भी एक विकेट निकाला है। तो मिड फेस में आज विकेट गिरे हैं, जिसका जो फायदा है बहुत ज्यादा आज मिला है नेपाल के बॉलर्स। बिल्कुल, इसमें कोई दरार नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि एक तो अमूमन 10 ओवर आपको कराने ही नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कि आप सेकंड स्पिनर और कसम खा चुके हैं कि आपको सेकंड प्राइम स्पिनर जो है वो तैयार करेंगे ही नहीं, और थर्ड पेसर आप तैयार करना ही नहीं चाहते, तो फिर आपको ये कराना ही पड़ेगा सारे ओवर्स ऑलराउंडर से। तो अगर आप कराते भी हैं तो उनको विकेट्स निकालना जरूरी है, जो कहीं ना कहीं आज दीपेंद्र ने यहाँ पर जरूर किया है, और 2 विकेट्स उन्होंने यहाँ पर निकाले हैं। तो बॉलिंग का बाकी संदीप के बारे में क्या ज्यादा बात करनी है, वो लगातार विकेट्स निकालते हैं, इकोनॉमिकल रहते हैं। आज भी ब्रेक थ्रू उन्होंने नहीं दिलाया, विकेट्स नहीं मिल रहे थे, आए वो विकेट लेकर चले गए। उसके बाद फिर एक रन आउट हुआ और पूरी की पूरी टीम जो है पीएनजी की बैठती हुई चली गई। फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड और थर्ड हाफ जो है वो पीएनजी का बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट रहा, जहां पर 188 डॉट बॉल्स उन्होंने खेली।
अब यहाँ चेस की तरफ चलते हैं। इस चेस की अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर तो 100 अगर मैं देखूं यहाँ पर तो 177 जो है 180 माफ कीजिएगा 180 जो 179 का ऑल आउट हुई पीएनजी और 180 का जो चेस है वो नेपाल के सामने आया और ऐसा लगा कि चलिए इतना भी स्कोर नहीं है लेकिन फिर भी कम से कम 3-4 विकेट गिरे और 5-6 विकेट से जो टीम ये मैच को अगर वो जीत ले तो बेहतर होगा। अब पहले फेस बाय फेस की बात करते हैं फिर चलते हैं नेपाल की बैटिंग एनालिसिस में। जरूर देखिए पहले फेस की बात करें पावर प्ले 1 की तो 34 रन बनाए नेपाल ने और 2 विकेट यहाँ पर नेपाल के गिर गए। वहीं पर पावर प्ले 2 की बात करें 11 से 40 ओवर की तो 108 रन यहाँ टीम ने जरूर जोड़े और 5 विकेटें यहाँ पर टीम के गिर गए। बहुत ज्यादा विकेट गिरे, रन्स भी थोड़े अच्छे किए, पीएनजी से ज्यादा बेहतर रन किए यहाँ पर और विकेट भी लेकिन सेम गिरे 5-5 करके। लेकिन लास्ट फेस में जी हाँ बहुत अच्छा यहाँ पर कहना होगा, बात जरूर करेंगे आगे। 40 रन टीम ने इस फेस पे बनाया और कोई भी नुकसान यहाँ हुआ है। बिल्कुल ये बात हो गई फेस बाय फेस हाल की। तो अगर आप कंपेयर भी करेंगे तो पीएनजी का 41 पे 0 था शुरू के 10 ओवर में और नेपाल का था 34 पे 2। डेफिनेटली पीएनजी फर्स्ट हाफ जीत गया। सेकंड हाफ 97 पे 5 पीएनजी, 108 पे 5 नेपाल, ये हाफ नेपाल जीत गया। लास्ट उसके बाद पीएनजी की बात करें लास्ट फेस की 41 और 5 विकेट और यहाँ पर नेपाल 40 रन और 0 विकेट, ये तीसरा फेस भी नेपाल जीत गया। तो अगर आप 2 फेसेस जीत चुके हैं तो डेफिनेटली 50 ओवर क्रिकेट में मोस्ट प्रोबेबली अगर आप 3 में से 2 फेसेस जीत चुके हैं तो शायद आप ही के तरफ जो है मैच वो घिरा होगा। टी20 में बात अलग है, टी20 में तो एक आध ओवरों में पूरा का पूरा मैच चेंज होता है, भले आप 15-16 ओवर तक के मैच में बने क्यों ना रहे हो। खैर 175 डॉट बॉल्स नेपाल ने जरूर यहाँ पर खेली है अगर हम बात करें। अब यहाँ बैटिंग यूनिट की बात करते हैं। कुशल और आसिफ एज हमेशा की तरह यहाँ पर ओपनिंग करने के लिए और कुशल का जो विकेट है वो जबरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं पहले ही निकल गया और उसके बाद कुशल आउट हो गए। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि कुशल जिस तरीके के प्लेयर्स हैं डेफिनेटली उन्हें थोड़ा बहुत अपने फुटवर्क को भी काम करने की जरूरत जरूर है, लेकिन जी हाँ काम तो जी हाँ आप जरूर बताइए। नहीं जरूर काम तो बिल्कुल करना है, आपने बिल्कुल सही कहा। ये कोई स्कोर नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है आउट होने का। आप बहुत बड़े बड़े हार्ड स्ट्राइकर देख चुके हैं, बहुत साल हो गए क्रिकेट को खेलते हो, आपको पहली बार नहीं देख रहे। 15-20 रन का शुरुआत भी थोड़ा मिले, बिल्कुल कम से कम इतना भी मिल जाए। अब अगर आप हार्ड हिटर है तो थोड़ा सा दिखाइए भी। एक मैच में शो करके 10 मैच में फ्लॉप होना, इससे पता कैसे चलेगा कि आप हार्ड हिटर है। ये तो थोड़ा अगर आप हार्ड हिटर है तो लगना भी तो चाहिए ना, थोड़ा सामने वाला बॉलर डरे भी तो कि अरे यार कुशल गुरतेज बैटिंग कर रहे हैं मेरे सामने, थोड़ा सा मैं लाइन और लाइन चेंज करता हूँ। डर अभी तो डर पैदा ही नहीं हुआ है सामने वाले बॉलर के किसी भी बॉलिंग में, अगर हम एसोसिएट की टीम की बात करें। बिल्कुल इसमें कोई दरार नहीं है, क्योंकि अगर आप हिटर हैं तो 2-3 शॉट्स तो आपके सीधे हम कहते हैं स्वीट स्पॉट बैट का वहां आमूमन पड़नी चाहिए। शुरू के 2-3 ओवर में कम से कम 15-20 तो आप स्टार्ट तो दे, सीधे आकर 0 पे आउट होना 3 पे 4 पे 6 पे और तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं होता। भले आप कितने भी अटैकिंग प्लेयर क्यों ना हो तो उस पर काम करने की यहाँ पर कुशल को जरूर है। सिर्फ एक इनिंग के दम पर 10-10 मैचेस तक तो उसकी बात नहीं की जा सकती। उसके बाद ज्ञानेंद्र मल्ला जी हाँ एंड वन डाउन की अगर हम बात करें, जैसे हमने लगातार हम अपनी वीडियोस में आपके सामने भी कई बार प्रेजेंट कर चुके हैं कि हम क्यों इतना कहते रहते हैं कि वन डाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन डाउन का जो फेस है क्रिकेट में बहुत ज्यादा मायने रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वन डाउन भी एक बहुत स्ट्रांग है कि अगर आपको ओपनिंग मिला है तो आपने उस बेस का इस्तेमाल कैसे किया, और अगर आपको ओपनिंग नहीं मिली है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप यहाँ पर किस तरह से एक दूसरे ओपनर के साथ बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप दुनिया के सारे क्रिकेटर्स को सारी टीम्स को उठाकर देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले जो उनके बैट्समैन होते हैं वो या फिर 1 डाउन या 2 डाउन ही आते हैं। आखिर कभी आपने सोचा है कि क्यों भेजा जाता है 1 डाउन और 2 डाउन ही? मोस्ट प्रोबेबली खास करके 50 ओवर टेस्ट क्रिकेट वाले कभी इस चीज को सोच के देखिए। दिल क्रिकेट ने इस वीडियो में अपने लगातार ये चीजें कही हैं, लेकिन ज्ञानेंद्र मल्ला जो इतना पुराना क्रिकेट खेल चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस वो रखते हैं, लेकिन क्लियरली समझ नहीं आता कि आखिर वो किस काम का एक्सपीरियंस है जो एक 75 मारने के बाद वापस से वो अपने लाइन में आ गए। आपका फायदा क्या हुआ? फिर आपने एक 75 मारा, एक इनिंग अच्छी खेल दी, उसके बाद अगर आप लगातार 6 रन 10 रन 8 रन पे आउट हो गए तो आपका एवरेज तो गिर के 1510 ही हो गया। तो फिर आप में और उस यंग प्लेयर में क्या फर्क रह गया कि आप 20 बॉलें खेलकर 5 रन बनाकर आउट हो जा रहे हैं और एक भीम शार्की आकर 35 बॉलों में 8 रन बनाकर आउट हो जा रहे हैं। क्या फर्क रह गया भीम शार्की और ज्ञानेंद्र मल्ला? क्या फर्क रह गया एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर में? कुछ अलग दिखाना तो होगा यार, जो ज्ञानेंद्र मल्ला लगातार फेलियर हो रहे हैं। नहीं बिल्कुल बहुत खूब कहा आपने कि ये डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि भीम भी आए, उन्होंने 35 बॉलों में कहा अब सब चल जाएंगे भीम पर कि अरे भीम ने 35 बॉलें खेली, 35 बॉलें खेली, उसको ये हो गया वो हो गया। नहीं,
अगर आपने बहुत सही कहा, अगर आप तो एक्सपीरियंस थे ना, आपने क्या किया? बिल्कुल, आप भी यूएई में आके कई बार खेल चुके हैं, ऐसा नहीं है कि अभी अचानक से आपको इस स्टेडियम में डाल दिया गया है कि खेलो, ऐसा नहीं है। अब ये बात बहुत सही कही आपने कि भीम भी वहां आकर 8 रन कर रहे हैं, आप भी 6 रन कर रहे हैं, तो भीम को क्या बोले और आपको क्या बोले? बोलने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं। आपको आप बोलेंगे क्या कि आप सीखो, प्रैक्टिस करो, ये करो, वो करो? कमाल है भाई, आप अजीब ही हैं। आप ना कुछ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो तो आप ही बेहतर जानते होंगे। आपके अंदर जो भी चल रहा है वो आप ही जाने। बिल्कुल, क्योंकि कोई जस्टिफाइड है ही नहीं, क्योंकि आप एक इनिंग खेलकर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परफॉर्मेंस ही पैरामीटर होना चाहिए। डेल क्रिक इस चीज को मानता है और लगातार अपने एनालिसिस में कहा है कि परफॉर्मेंस ही पैरामीटर होना चाहिए। अगर आपका परफॉर्मेंस ही पैरामीटर है तो क्या आप एक 70 की इनिंग खेलने के बाद 10 इनिंग तक आपको छूट है कि आप 2 रन, 4 रन, 6 रन पे खेल सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप एक्सपीरियंस है? और अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको 1 डाउन भेजा जा रहा है, तो अगर आपको भेजा भी जा रहा है तो वो रिजल्ट कहाँ है? तो फिर आप में और भीम शार्की में, या फिर जो भी यंग प्लेयर होते, मैं खाली भीम की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वो भी ऐसे खेल के आउट होते तो क्या फर्क रह गया इतने एक्सपीरियंस प्लेयर में और भीम के बीच में? ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ उसके बाद भीम शार्की आए, उनको यहाँ पर उतारा गया। एक चीज जरूर यहाँ पर कहना चाहेंगे, डेफिनेटली मॉन्टी देसाई सर जो भी है कोचिंग, अभी तो खैर बहुत नए हैं, अभी चलिए अब देखना होगा वो ये उनका पहला अवे टूर है, वो काफी सारी चीजें नोट डाउन कर रहे होंगे, बाकी उनमें वर्क करेंगे, वो सब अलग बात है, उस चीजों को हम लेकर नहीं कह रहे। लेकिन एक चीज जो है वो उनके हाथ में है, जिसे अगर वो ना छेड़े तो बेहतर होगा, वो है जबरदस्ती का अननेसेसरी बार बार डाउन चेंज करना। जी हाँ, जी हाँ। ये बिल्कुल समझ से परे है, खास करके रोहित पुडाल का डाउन यहाँ पर चेंज करना कि आज आपने भीम को वहां पर उनके डाउन भेज दिया। कम से कम इसकी अहमियत समझे, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा, 1 डाउन और 2nd डाउन को किसी भी सूरत में अगर आप इनके साथ छेड़छाड़ ना करें तो बेहतर होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस अननेसेसरी बैटिंग ऑर्डर को बार बार चेंज करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप ये ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए गेम्स खेल रहे हैं, कोई ट्रायल गेम्स नहीं है या फिर बायलैटरल। अगर बायलैटरल होता तो इतने हम हार्श होते भी नहीं और इतनी सच्चाई आपके सामने रखते भी नहीं, सीधा करते एनालाइज और निकल जाते हैं। क्योंकि ओडीआई स्टेटस वाले आईसीसी इवेंट्स है, यहाँ पर इतनी ज्यादा आप अगर एक्सपेरिमेंट वगैरह डाउन ऑर्डर ऊपर नीचे ये वो करते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो तो आज आप बाल बाल बच गए। लेकिन यार एक चीज यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, एक छोटा सा कंसर्न शायद बहुत ही हार्श आपको लगेगा, एंड अवे में रोहित पुडाल को अभी और अपने ऊपर काम करना है, बेहतर होना है। अवे में रोहित पुडाल बेहतर नहीं कर पा रहे हैं जरूर उनके लेवल के हिसाब से। बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोई परफॉर्म नहीं होता। अगर आप अवे में जा रहे हैं तो जरूर रन्स करने की जरूरत है, और कप्तान बन गए हैं, और ज्यादा प्रेशर और ज्यादा अब तो आप पे, टीम आपके इर्द गिर्द है। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो टीम देखेगी कि हमारे कप्तान जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, चलो हम भी साथ देते हैं। बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कप्तान कितना ज्यादा लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। लेकिन अवे में जब से आप गए, सॉरी आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो उम्मीद यही होगी कि थोड़ा सा अपने परफॉर्मेंस का बार उठाइए, थोड़ा परफॉर्म करिए, और बेहतर होगा टीम के लिए भी और बाकी प्लेयर्स के लिए। बिल्कुल ये कंसर्न है, क्योंकि जिससे उम्मीद होती है उन्हीं के बारे में ये चीजें कहेंगे हम, वरना जिनसे उम्मीद नहीं होती तो उनके बारे में इतना कुछ हम कहते भी नहीं है। क्योंकि रोहित पुडाल जो है वो आप कैप्टन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह उनके भी एक्स्ट्रा प्रेशर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अवे में जो रन निकल कर आने चाहिए कैप्टन की तरफ से वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो रोहित से उम्मीद यही करेंगे कि उस पर काम करेंगे और बेहतर यहाँ पर होंगे, क्योंकि उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा क्रिकेट को लगातार बनी हुई है। उसके बाद आरिफ आए, वो भी 1 रन बनाकर आउट हो गए। एंड कुशल मल्ला की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक छोटी इनिंग रही है लेकिन बेहतर इनिंग रही है। डेफिनेटली एशियन प्लेयर ऑफ द वीक की जो लिस्ट हमारी बनेगी उसमें एक नाम ये भी जरूर हो सकते हैं कंट्री लिस्ट में, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी की बात करें कितनी इंपॉर्टेंट है उनकी 23 रन की इनिंग और स्ट्राइक रेट्स वगैरह, ये सब कुछ देखकर आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये बहुत अच्छा वो जा रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, और ये सब स्कोर्स बाकियों को भी देखना चाहिए कि देखिए उन्होंने भी कैसे करके क्रिकेट खेला, इस छोटा सा स्कोर किया। आप भी इतना स्कोर करते तो टीम पहले ही जीत चुकी होती। 80 प्लस का स्ट्राइक रेट रहा उनका, देख लीजिए बिल्कुल 20, 25, 30 मारते तो इतना लास्ट तक मैच जाता ही नहीं है जहां फंस गया था। लेकिन ये इनिंग काफी वैल्यूबल रही है। कुशल मल्ला काफी अच्छा कर रहे हैं, जो उनका ये नेक्स्ट फेस जो है टीम के साथ जो शुरू हुआ है वाकई बहुत अच्छा है। रन्स निकल रहे हैं उनके बल्ले से और निकल रहे हैं, तो आप एंजॉय करिए अपना टाइम और इसके मजे लीजिए रन्स जो आपके बल्ले से निकल रहे हैं। बिल्कुल वो सीधा कैच थमा बैठे वहां पर लड़ना, मुझे लगता है कि शायद वही इनिंग को बिल्डअप कर आसिफ के साथ और डीप तक यहाँ पर लेकर जाते। उसके बाद जी आप सोच रहे होंगे एक प्लेयर आप ऊपर छोड़ के आ गए आसिफ शेख, जी हाँ उनको नीचे जानबूझ के हम लेकर आए क्योंकि उनके साथ जिनका फेयर हुआ उनकी यहाँ पर बात जरूर करेंगे। अब आसिफ शेख की इनिंग की मैं आप पे बात करना चाहूंगा, उनका स्ट्राइक रेट, उनकी बॉल्स, उनकी इनिंग। आखिर मैं सिर्फ ये नहीं जानना चाहूंगा कि बहुत अच्छी इनिंग रही है, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या रीजन रहा कि वो बाकी बैट्समैनों के मुकाबले यहाँ पर बेहतर खेल पाए, किस तरीके के शॉट्स वो ले रहे थे, क्या उनका सबसे बड़ा यूएसपी रहा आज उनकी 3rd हाईएस्ट ओडीआई इनिंग 86 रन की? नहीं जरूर वाकई क्लास इनिंग रही है। अगर आप देखेंगे तो ज्यादा
बाहर जाती हुई बॉलों को उन्होंने कम ही छेड़ा है। अगर आप देखें बॉडी के क्लोज ज़्यादा खेले हैं, अगर और ये बहुत एक्टिव रहे हैं बॉल पढ़ने में, बॉल को देखने में, रीड करने में, गेम को वाकई शानदार है। सिंगल्स उन्होंने काफी अच्छे निकाले, सिर्फ 2 चौके 1 छक्का, यानी सिर्फ 14 रन 86 में से बाउंड्रीज है, बाकी सब भाग के लिए बहुत ज्यादा काम रहे। इस तरीके की इनिंग उनको शो करती है कि वो किस तरीके के, किस कैलिबर के प्लेयर है। इस तरीके की इनिंग्स आपको बहुत कुछ सिखाती है। आप टाइम फ्रेम देखिए, ये सही टाइम फ्रेम देखिए, इस तरह की इनिंग आपको सिखाती है। बिल्कुल सही लाइन है, बिल्कुल टाइम फ्रेम देखिए आप। 130 बॉलें आपने खेली है, तो किस तरीके की बॉलें आपने खेली, फेस बाय फेस। एक बैट्समैन अगर ऊपर का 1 डाउन 2nd डाउन के बैट्समैन अगर अलग अलग फेस खेलेंगे तो बहुत कुछ लर्न करते हैं। उस फेस में आई एम सॉरी बट पीएनजी के पास रिवर्स स्विंग बॉलर नहीं है, होते तो बहुत बेहतर होता, तो आप रिवर्स स्विंग को सीखते। जी हाँ, बिल्कुल सही। 30 से 40 ओवर के बीच में रिवर्स स्विंग होती है, माफ कीजिएगा 25 से 40 के बीच में रिवर्स स्विंग होती है, तो आप उस फेस को भी सीखते। तो आज ये आसिफ के पास बेहतरीन मौका रहा है और खुदा ने उनको इतना अच्छा मौका दिया आज की, वो 86 रन तक पहुंचे। उनकी मेहनत है, ये जबरदस्त इनिंग रही है, क्वालिटी इनिंग रही है। और उन्होंने सिंगल्स देख के जहां प्लेयर है उन्होंने उस जगह पर, एक जगह पर अपनी प्रॉब्लम को उन्होंने दिखाने नहीं दिया सामने वाले को कि मैं इस बॉल में स्ट्रगल कर रहा हूं। एक जगह पड़ रही है बॉल, पड़ रही है, वहीं से आराम से सिंगल निकाल ले रहे हैं, उसी बॉल से जिस बॉल में उन्होंने 4 बॉलें रोकी। तो ये उस बॉलर, सामने वाले बॉलर के दिमाग में ये चीज आ रही है, अरे यार इसे मैंने 4 बॉलें डाली, ये तो लगा मुझे शायद कि मैं इसे ट्रबल में लेके आऊंगा, लेकिन नहीं, 5वीं बॉल में तो इसने बड़ी आराम से सिंगल निकाल लिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब बॉलें थी तो उन्हें सीधे बल्ले से भी खेलने की कोशिश की है और रॉन्ग लाइन उन्होंने कहीं ना कहीं छोड़ी है। अगर जो और ज्यादातर वो अक्रॉस उस शॉट्स पे, उन बॉल्स पे गए हैं जिन्होंने पढ़ने के बाद हल्की सी टर्न ली हो, चाहे वो लेग की तरफ हो चाहे वो ऑफ की तरफ हो। और आपने मैच देखा है, डेफिनेटली देखा है, काफी इंपॉर्टेंट इनिंग रही है। तो ये सबसे फैक्टर रहा है आसिफ की इनिंग का। आप सोचिए 72 रन सिंगल डबल से निकाले, 70 रन उन्होंने भाग के लिए ग्राउंड पर, इतने टफ कंडीशंस में डेफिनेटली कहना होगा कि बहुत ही शानदार इनिंग रही है। एंड कोई दोहराया नहीं है, कोई डाउट नहीं है आपकी उसके पसंदगी पे भी मुझे कि आपको क्यों आखिर आसिफ शेख एज अ फेवरेट ओपनर एसोसिएट्स में नजर आते हैं। और यार एक चीज और आपको बता दूं, शायद आपको नहीं पता होगा, मैंने कम्युनिटी में डाल दिया है, आपको नहीं बताया मैंने अभी तक कि 1000 ओडीआई बॉल्स वो खेल चुके हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, और सिर्फ दूसरे नेपाल के बैट्समैन है वो, रोहित कल के बाद। क्योंकि रन्स करना आसान हो सकता है, वो भी इतना आसान नहीं है, लेकिन पिच पर वक्त बिताकर रन्स करना ये अपने आप में एक टैलेंट है, ये टैलेंट है, आर्ट है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत शानदार। क्योंकि डेली क्रिकेट की नजर हमेशा इसी बात पे रहती है कि आप पहले जमिए, पहले अपने आप को जमाइए, उसके बाद अपने रन्स के लिए जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, ओपनर है, आपसे उम्मीद करता है डेली क्रिकेट की आप इस तरीके का स्कोर करें, आप में वो कैपेबिलिटी है, वो चीज है एक क्रिकेटर की, पूरे प्रॉपर क्रिकेटर की, जो आप में दिखता है जब आप बैटिंग करते हैं। वाकई क्लास बैटिंग है, इससे बहुत कुछ सीखने के लिए। प्लीज इस इनिंग को अपने दिलो दिमाग पर रखिएगा, इसे निकलने मत दीजिएगा, क्योंकि 130 बॉल्स हर मैच में नहीं खेली जाती। हर मैच में नहीं होता कि ये बंदा 130 बॉल आके खेल जाए। जरूर आप 80 रन मारेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप 100 बॉलें पार कर पाएंगे। बहुत क्वालिटी, ये बहुत क्वालिटी इनिंग है। आपने एक बार 90 का स्कोर किया था, अनफॉर्चुनेटली वो मैच है नेपाल जरूर हारा था, लेकिन आज की जो इनिंग है यहाँ पर जीत भी मिली है और मोस्ट प्रोबेबली आप मैन ऑफ द मैच भी है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। एंड संदीप चाहने की यहाँ बैटिंग की बात कर लेते हैं। मतलब बैटिंग, हम उनकी बॉलिंग की बात करते हैं अमूमन, लेकिन ये उनका ओडीआई का हाईएस्ट स्कोर है। और आज के कंट्रीब्यूशन के लिहाज से देखें तो 77 रन की पार्टनरशिप हो गई है। कई सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं, एक बार कम्युनिटी में जाकर जरूर चेक करिएगा। बहुत सारे अपडेट रिलेटेड आपके सामने फास्टेस्ट रखता है मैच के बीच में भी, तो कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रिलेटेड चैनल के साथ। खैर, एंड संदीप की इनिंग की बात अब आप ही बताइए, क्योंकि संदीप की बॉलिंग की बात हम करते हैं, कैसे डालते हैं, क्या डालते हैं। बैटिंग की कैसी बात करें, पिछले मैच में शायद 28 और आज 35। नहीं जरूर, ये तो संदीप ही बेहतर बता सकते हैं आखिर उन्हें हुआ क्या है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। आखिर शायद वो फ्लाइट में थे तो बैटिंग सीखते वक्त आ रहे थे, मजाक कर रहा हूँ ये, लेकिन वाकई में एक सीरियस नोट पे है। क्या लग रहा है? नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कोई डाउट नहीं है, कंट्रीब्यूशन मिल जाए कहीं से भी जितना डीप हो, ये आज क्रिकेट की नीड है। बिल्कुल, ये ऑन अ सीरियस नोट, आज ये नीड नहीं है कि आपके पास कितने भरे हुए बॉलर्स हैं। बिल्कुल, ये नीड नहीं है, ये नीड है कि आपके पास नीचे तक बैट्समैन है। एंड इसमें एक लाइन और मैं ट्विस्ट कर दूं कि ये मैं जरूरी नहीं है कि आपके पास कितने बॉलर्स हैं, ये जरूरी है कि आपके पास कितने ऐसे बॉलर हैं जिनको थोड़ी बैटिंग दिया। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही कहा। अगर आप देखेंगे इंडियन टीम में, अगर आप देखें शार्दुल ठाकुर,
अक्षर पटेल आ जाते हैं, वहाँ पर कुलदीप यादव को बैटिंग आ जाती है, वहाँ पर मैं व्हाइट बॉल में ही बात कर रहा हूँ और रेड बॉल में ही बात कर रहा हूँ, मैं दोनों में ही बात कर रहा हूँ। उसी तरीके का अगर आप सिमिलरिटी देख सकते हैं। कोई सोचेगा कहाँ इंडिया से बात कर रहे हो, नहीं, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल क्रिकेट की दे रहा हूँ, ताकि आप जितना डीप जाएंगे उतनी आपको बैटिंग चाहिए। और अच्छा है, रन्स करिए, सोमपाल है, करण है, संदीप है, क्यों नहीं, रन्स क्यों नहीं कर सकते आप, ये नीड है, करना ही पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। आज 70 रन बचे हैं, कल को 100 रन बचेंगे, करना जरूर पड़ेगा, लेकिन हाँ, आप कोशिश जरूर जारी रखनी है। बाकी बहुत बहुत शानदार इनिंग रही है वाकई, संदीप की भी और आसिफ की तो खैर दाद दे ही चुके हैं। बिल्कुल, कोई दोहराई नहीं, अभी और दाद देनी बाकी है। खैर इस बॉलिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पर पीएनजी की, और इसके बाद ये कहीं ना कहीं अल्लाह से हम कंप्लीट करेंगे कि 179 डिफेंड करने को देखें तो एक बहुत अच्छी शुरुआत पीएनजी को मिल गई। वो शुरुआत किस तरह से मिली, कितना उसमें नेपाल के बैट्समैन का योगदान रहा, कितना बॉलर्स का योगदान रहा, और वो शुरुआत को उस पर कैपिटलाइज करने में वो नाकामयाब क्यों रहे, मैं चाहूंगा आप पूरी तरह से बॉलिंग एनालिसिस के पीएनजी को यहाँ पर संभालें। नहीं, जरूर शानदार बॉलिंग एनालिसिस रही, माफ कीजिएगा, शानदार बॉलिंग स्पेल रहा था सीमो कामिया का। अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा बहुत बेहतरीन उनका वो एक ब्रेन रहा था। अगर हम बात करें असद वाला के साथ, ट्रिक रहा था, स्क्वायर लेग को उन्होंने ऊपर किया, मिड विकेट को उन्होंने ऊपर किया, मिड ऑन को भी उन्होंने काफी ऊपर किया। इनवाइट कर रहे थे कि आप सीधा खेलें, जो कि मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो बॉलिंग सिर्फ पैडों पे करा रहे थे। कुछ बॉलें बाहर रख के, जिसमें आसिफ ने भी चौका मारा, ऑब्वियसली आसिफ ने भी उसमें बाउंड्री लगाई, लेकिन कुछ बॉलें बाहर करके सीधा वो पैड पे मार रहे थे, और वो असर हमें दिखा खुशल बुरदेल को भी, और उसके बाद अल्लाह को भी जबरदस्त तरीके से उन्होंने ट्रैप किया और वो फंस गए, सीधा स्क्वायर लेग पे कैच दे बैठे। तो शुरुआत जिस तरीके से प्लान्स बने थे वो जरूर बहुत बेहतर रहे थे अगर हम पीएनजी की बात करें। उसके बाद बैट्समैन खुद कहना होगा बहुत ज्यादा, अगर हम कहें जो शेल में चले गए, होता ही है, नेपाल के बैट्समैन टॉप ऑर्डर गए तो खत्म हो गई पूरी कहानी। और खुद डिफेंसिव, इतना डिफेंसिव बॉलें खेल रहे हैं, जम रहे हैं, बॉलें खेलते खेलते जा रहे हैं, लेकिन रन्स नहीं निकाल पा रहे, यही सबसे बड़ी दिक्कत। बिल्कुल, उसके बाद असद वाला का जब स्पेल आया तो उन्होंने एक जबरदस्त वापसी जरूर करी है, बहुत सटीक और लेंथ भी रखी है, यहाँ क्रेडिट को जरूर देना होगा, लेकिन डेफिनेटली इतने ज्यादा इकोनॉमिकल जो वो गए हैं उसका क्रेडिट पूरे तरह से आप नेपाल के बैट्समैन को दे सकते हैं। जो उनको विकेट्स मिले हैं डेफिनेटली उसका क्रेडिट असद को जरूर जाएगा। उन्होंने बहुत लाइन और लेंथ पर रखी है, अच्छी डिलीवरीज रखी है, बॉडी के क्लोज रखी है, तो उनको रिवॉर्ड भी यहाँ पर जरूर मिला है। और कहना होगा कि उनकी, और इसी ये 3 विकेट के साथ ही जो हमने बताया कि वो रिकॉर्ड होल्डर भी यहाँ बन गए। लेकिन यार एक छोटी चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि पीएनजी जो है स्पिनर पे इन्वेस्ट इतना करता हुआ हमें नहीं दिखता है, कि जो वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से जॉन कैरी, जॉन कैरी को वो लेकर आए हैं साथ में, जो कि अंडर 19 में से खेले हुए हैं, उन प्लेयर को यहाँ पर अब तक उन्हें यूटिलाइज कर देना चाहिए था। मुझे लगता है कि असद वाला के साथ साथ एक और क्वालिटी स्पिनर अगर पीएनजी वर्क करना शुरू कर दे, खास करके आईसीसी प्लेऑफ से पहले, तो बेहतर होगा, क्योंकि प्लेऑफ में उन्हें कनाडा जर्सी और बड़े टीमों से मैच खेलना, क्योंकि उनको अपने ओडीआई स्टेटस बचाना है। जरूर, ये आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि क्वालिटी स्पिनर तो हर टीम में होता है, और आपके पास है मौजूद, वहां पर बैठे हुए हैं आपके बेंच स्ट्रेंथ पे, तो जरूर मौका देना चाहिए। आखिर अब जो आप मैचेस खेल रहे हैं वो सामने वाली टीम को का खेल बिगाड़ने के लिए खेल रहे हैं, तो क्यों ना अपने आप में खुद बेहतर करें। प्लेऑफ आ रहा है, आपने सही कहा, प्लेऑफ जैसा आप उसकी तैयारी करिए, अब ये सब छोड़िए, क्योंकि यहाँ तो आपके पास अब मौके नहीं है। बस तो ये ऑब्वियसली यही कहना है, आप उनको इंक्लूड करिए, क्यों नहीं कर रहे, प्लीज जरूर करिए, जल्द से जल्द करिए। क्यों, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। तो ये पूरा हाल रहा एनालिसिस का, और इसी के साथ ही ये मैच नेपाल ने जीत जरूर लिया, और पीएनजी के खिलाफ यहाँ पर दोनों मैचेस उन्होंने जीत लिया। नेपाल का एक मैच और बचा हुआ है, वो है यूएई के खिलाफ। तो जैसे हमने इक्वेशन बताया, अगले 5 में से 3 मैच यहाँ पर नेपाल को जीतने होंगे। एक लास्ट में एक चीज और नोट पे यहाँ पर मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि आपने हमसे पूछा था कि जब 4 मैचेस कंप्लीट हुए कि कोच के बारे में आपकी क्या राय है, जो नए कोच सर आए, तो हमने कहा कि सबसे बड़ी बात तो सर है, उनके बारे में हम अपनी क्या राय है, लेकिन जितना भी हम समझते हैं क्रिकेट को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, आपने जिस वजह से हमें सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर हमें सुनते भी हैं, तो उस वजह से हमने उस समय आपसे कहा कि एक बार अवे टूर होने दीजिए, उसके बाद आकर बात जरूर करेंगे। फिर उसके बाद कि रोहित पटेल एज अ कैप्टन कैसे, हमने आपसे फिर वही कहा आप एक बार अवे टूर होने दीजिए, फिर हम आके बात करते हैं कौन से प्लेयर कहाँ कैसे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। अब वो भी, उस पर भी हमने एक चीज कहा, एक बार अवे टूर होने दीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अब शायद आप समझ रहे होंगे कि आखिर अवे टूर इतना ज्यादा क्यों पीछे पड़ा रहता है, ट्विटर पे भी, कम्युनिटी पे भी और वीडियोस में भी, कि अवे टूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट कंडीशंस में जाकर, डिफरेंट टैक्टिक्स में जाकर, डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाकर, डिफरेंट पिचेस में जाकर आप कैसा परफॉर्म करते हैं, वो आपको एक अलग लेवल का प्लेयर बनाता है। और वो अलग लेवल का प्लेयर
ओडीआई में चलता है, टी20 में कैसे लेवल का प्लेयर चल जाता है, ओडीआई में और टेस्ट क्रिकेट में अलग अलग के प्लेयर्स ही काम आते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए और बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए और कम्युनिटी जाकर चेक जरूर करिए। बहुत इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स और सारी अपडेट्स आ चुकी है, बहुत सारी एशिया क्रिकेट न्यूज भी है, जाकर चेक करिए। जरूरी नहीं वीडियो में नहीं आ रहा तो न्यूज नहीं आ रही है, बहुत न्यूज है, जाकर जरूर चेक करिए। बाय।